Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our previous topic, that is continuing next class. Continuing this class, in this class, blood transfusion. Start the case class. Content on previous class. जो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में एक बार ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी जो डोनेटेड ब्लड है किसी पेशेंट को एक ट्यूबिंग के थ्रू वेन वेनस रूट के थ्रू इंट्रावेनसली जब हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट, कौन कौन से टाइप के ब्लड कंपोनेंट होते हैं, जैसे PRBC हो गया, FFP हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ग्रेनुलोसाइट्स हो गई, क्रायोप्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन के टाइप पढ़े थे हमने। होमोलोगस डोनेशन होता है। ठीक है, 2-3 प्रकार के डोनेशन के हमने टाइप पढ़ लिए थे। होमोलोगस डोनेशन था, नेक्स्ट वो था क्या बोलते हैं स्लीप ब्लड साल्वेज था। ठीक है, ऑटोलोगस डोनेशन, होमोलोगस डोनेशन। नेक्स्ट है कॉम्पेटेबिलिटी में हमने देखा था कि कैसे कैसे कॉम्पेटेबिलिटी को चेक करना है, कैसे RH ABO एंड RH ग्रुपिंग का देख करके कैसे हमने कॉम्पेटेबिलिटी चेक करनी है। नेक्स्ट वन है ब्लड डोनर और रिसिपिएंट, कौन कौन से डोनर होते हैं, कौन कौन से रिसिपिएंट हैं, कौन सा डोनर किस किस रिसिपिएंट को दे सकता है, कौन कौन सा रिसिपिएंट किस किस डोनर से ब्लड रिसीव कर सकता है, वो हमने देख लिया अब तक। नेक्स्ट हमने देखा है कि इन्फ्यूजन पम्प में हमने देखा कि भाई इन्फ्यूजन पम्प का ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या रोल होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारा हमने प्रीवियस क्लासेज में हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमने देखा था कि ब्लड वार्मर्स को, ब्लड को वार्म करने के लिए कैसे कौन कौन से वार्मर्स का यूज किया जाता है, किस तरह की जो भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ब्लड वार्मिंग के ड्यूरिंग द ब्लड वार्मिंग, वो सारी हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट पढ़ा हमने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, वो सारा हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्लड बैंक प्रिकॉशन। जब भी हम प्रिकॉशन जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा था कि ब्लड बैंक से रिलेटेड नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। कॉम्पेटेबिलिटी चेक करना है, डाटा मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, और एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही हमें ब्लड है वो रिलीज़ करके किसी एक पेशेंट के लिए किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन को ही देना है। ऐसे नहीं कि एक ही पेशेंट 3-4 पेशेंट के लिए रिलीज़ करना है और एक ही पर्सन को दे दिया, तो हो सकता है ईरर होने के चांसेस। तो हो सकता है पेशेंट ए का ब्लड पेशेंट बी के पास चला गया, पेशेंट बी का सी के पास चला गया, तो ऐसे में ईरर होने के चांसेज है और पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन एंड कॉम्पेटेबिलिटी चेक, क्लाइंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए जा रहे हैं, और कॉम्पेटेबिलिटी चेक करते हैं कैसे कैसे कौन कौन से तरीके से हमें कॉम्पेटेबिलिटी चेक करना है। ब्लड बैंक के जो भी टैग लगा हुआ है उसके ऊपर हमें देखना है। इसके साथ जो पेपर आते हैं जिसे बोलते हैं ब्लड रिक्वेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं, उसमें भी हमें कॉम्पेटेबिलिटी के बारे में लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है पेशेंट असिस्मेंट। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं तो हमें पेशेंट को क्या कौन पेशेंट की जनरल कंडीशन को कैसे असिस्ट करना है, उस टाइम पे एज ए नर्स हमारी क्या क्या प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो सारा हमने अब तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमारी एज ए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पढ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इनके बारे में हमने लिटिल बिट ही देखा था। अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कैसे होती हैं, क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या उनके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट किया जाता है, वो सारा हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमने अभी तक यही देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर मान लीजिए हो जाते हैं तो उस समय एज ए नर्स हमें कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको फुलफिल करना है। आज हम स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है। देखिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में वो क्या हो रही थी, जब भी कोई इनकॉम्पेटिबल ब्लड होता है वो किसी पेशेंट को जब लगाया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट के जो बॉडी के अंदर जो एंटीजन थे, जो एंटीबॉडीज़ थे, तो दूसरे एंटीजन जाने से उन्होंने क्या किया, ब्लड को रिफ्यूज़ किया कि ये हमारे ग्रुप का ब्लड नहीं है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की वजह से क्या वहाँ पे क्या आ रहा है इसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की। ठीक है, तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, देखिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इनकॉम्पेटेबल ब्लड हम किसी पेशेंट को लगाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, एक तो देखने को मिल सकता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट हो सकता है पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। हमने कल एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, कि जब भी नर्स ब्लड या कोई भी ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए
जा रही है तो उस समय नर्स को ब्लड बैग के ऊपर ब्लड बैग में जो भी ब्लड या ब्लड का कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम चेक करना है, कितना वॉल्यूम है, ताकि उससे हम डिटरमाइन कर सकें कि पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आता है कि सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है। नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया में देखा कि ब्लड एक बहुत ही गुड मीडियम है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ब्लड एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है जिसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो इजीली ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब भी हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या है, प्रॉपर सर्जिकल असेप्टिक या सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करते हुए हम पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे ताकि हम पेशेंट को सेप्टिसीमिया से बचा सकें। बट फिर भी किसी भी रीजन की वजह से अगर सेप्टिसीमिया हो रहा है तो वो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। नेक्स्ट वन है आयरन ओवरलोड, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का सबसे कॉमन क्या होता है, तो आयरन ओवरलोड भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है डिजीज ट्रांसमिशन। ठीक है, डिजीज ट्रांसमिशन हो सकता है किसी डोनर को कोई बीमारी थी, क्रॉस मैचिंग के दौरान वो नहीं सामने आई और वो हमने ब्लड को क्या कर दिया, पेशेंट रिसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज कर दिया। अब वो जो डिजीज़ थी वो ट्रांसफ्यूज जो डिजीज़ थी वो क्या होगी, ट्रांसफ़र हो गई, रिसिपिएंट डोनर से रिसिपिएंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। नेक्स्ट वन है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, सिट्रेट टॉक्सिसिटी। ये सारे टॉपिक हम 1 by 1 डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही हमारा आज की क्लास का कंटेंट्स है। देखिए फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। देखिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होती हैं, देखिएगा स्टूडेंट। ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज एन एडवर्स रिएक्शन दैट हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ रिसीविंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती हैं वो क्यों होती हैं, ठीक है, वो कब होती है, जब कोई भी रॉन्ग ब्लड होता है, इनकॉम्पेटिबल ब्लड है, जब लगा दिया जाता है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। देखिएगा कि कौन कौन से टाइप के ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं। हीमोलाइटिक रिएक्शंस, हो सकता है आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए। एलर्जिक रिएक्शन, हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूज आप लगा रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो गए, एलर्जी की रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट देखा था, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज, TAGVHD, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज। ये सारे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टाइप हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिटेल स्टडी करते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शंस। अब देखिए हीमोलाइटिक रिएक्शंस क्या होती हैं। Hemolytic transfusion reaction is a serious complication that occur after the blood transfusion. Hemolytic reactions क्या होती है, एक serious complication है किसका है, blood transfusion का, occur after the blood transfusion। most commonly देखने को ये hemolytic reactions मिलती है। next one है in this reaction the RBC that were given during the transfusion are destroyed by the person's immune system। इसके अंदर क्या होता है, सेकंड पॉइंट पे ये बताया गया है कि जैसे ही मान लीजिए जो भी हम आरबीसी या पीआरबीसी या जो भी ब्लड हम या ब्लड कंपोनेंट क्या करते हैं पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब हमने आरबीसी को पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया तो पेशेंट के अंदर, ठीक है, पेशेंट के जो इम्यून सिस्टम था उसने क्या किया, जो बाहर से हमने जो ब्लड दिया है या जो भी ब्लड या ब्लड का कंपोनेंट दिया है उसके खिलाफ उसने क्या किया, एंटीबॉडी बनाए और एंटीबॉडी बना करके उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मान लीजिए कॉमनली हम बात करते हैं, अगर आरबीसी आप पीआरबीसी आप इन्फ्यूज़ कर रहे हो, पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो बाहर से हम पीआरबीसी एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनाता है तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान क्या होगा, जो आरबीसी है उनका ब्रेकडाउन होगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा और हीमोलाइसिस होने की वजह से क्या हो जाएंगी, वो ब्रेकडाउन होकर के डीनेचर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है when the red blood cells are destroyed the process is called as hemolysis। जब आरबीसी टूट रही हैं, ब्रेकडाउन हो रही हैं, तो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, hemolysis। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वन है the hemolytic transfusion reaction are occur due to the interaction of the antibodies in the recipient plasma with the antigen on the donor RBC। ये जो hemolytic transfusion reactions है वो क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो एंटीजन प्रेजेंट है, जो डोनर के ब्लड के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट था उसके खिलाफ जो रिसिपिएंट है उसकी जो एंटीबॉडीज थे उन्होंने क्या कर दिया, एक्शन लिया। ठीक है, और वो एक्शन इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ। इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ, जो एंटीजन बाहर से जो जो पीआरबीसी आप दे रहे थे, जो पीआरबीसी आप ट्रांसफ्यूज कर रहे थे, उसके खिलाफ क्या हुआ,
एंटीबॉडी बने और एंटीबॉडी बन करके क्या होगा, वो जो पीआरबीसी अपन बाहर से दे रहे थे वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। नेक्स्ट वन है एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड वन पॉइंट आ गया अपना जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसके अंदर की एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शंस क्या होती है, देखिए, इट इज़ एन एक्यूट इम्यूलाइटिक रिएक्शन caused by the patient's body attacking to the transfused red blood cells। ये एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो अक्यूट इम्यून हीमोलाइटिक रिएक्शन है, ये पेशेंट का एक अक्यूट इम्यून रेस्पॉन्स है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट को जो बाहर से जो भी आरबीसी दी गई थी, जो भी पीआरबीसी या ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे थे, उसके खिलाफ क्या हुआ, पेशेंट के इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बना करके उसको उन रेड ब्लड सेल्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, उनका हीमोलाइसिस कर दिया, उनका ब्रेकडाउन कर दिया। दिस अटैक स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ए सब्सटेंस दैट डैमेज द किडनी। इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान ऐसे ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जिन सब्सटेंस के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। ट्यूबुलर नेक्रोसिस मतलब किडनी के अंदर जो भी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स का क्या होता है, डैमेज, उनका नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है और किडनी के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है, इट इज़ मोस्टली अकर व्हेन द डोनर ब्लड इज़ नॉट ए प्रॉपर मैच विद द पेशेंट ब्लड टाइप। जो एलर्जिक रिएक्शन है वो मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलते हैं, तब देखने को मिलते हैं जब डोनर का ब्लड रिसिपिएंट के या पेशेंट के ब्लड के साथ प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा है। मतलब एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी है या फिर आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी है, दोनों में से कोई ना कोई एक इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई है, उस वजह से क्या हुआ, एलर्जिक रिएक्शन है वो अराइज होते हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट वन हम देखते हैं ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज, देखिएगा ये क्या है। इट इज़ ए वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ लिम्फोसाइटिक कंटेनिंग ब्लड प्रोडक्ट्स। ये जो ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज है, TAGGVHD, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज है, वो क्या होता है, एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है। और ये कब होता है, जब ब्लड जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट कंटेनिंग ब्लड, जो भी ब्लड होता है, जो ब्लड लिम्फोसाइट कंटेनिंग ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं या ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जब हम लिम्फोसाइट कंटेनिंग ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है कि पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज रिएक्शन हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन है यूजुअली अकर 4 to 30 डे आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो भी ये ग्राफ्ट वर्सेज एसोसिएटेड डिजीज, जो भी ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज है, उसके अंदर जो ये जो इस टाइप की जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस है वो कब देखने को मिलेगी, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 4 से 30 दिन के अंदर ये हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद भी हमें ये देखने को मिल सकती है 4 से 30 दिन। नेक्स्ट वन है इन ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज, lymphocyte from the transfused blood component attack to the recipient tissue, especially to the skin, bone marrow and gastrointestinal tract। जब ये ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज वाली रिएक्शंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होती है, तो इसमें क्या होता है, जो भी ब्लड या ब्लड कंपोनेंट जो जिसमें क्या थी, लिम्फोसाइट थी, वो हमने ट्रांसफ्यूज किए तभी जाकर के पेशेंट के अंदर ये TAGVHD हुई है। ठीक है, TAGVHD होने के कारण क्या हुआ, जो लिम्फोसाइट हमने ट्रांसफ्यूज की थी वो क्या करती है, पेशेंट के रिसिपिएंट के टिश्यूज जो होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनके अगेंस्ट क्या करती है, ये क्या करती है, अटैक करती है उनके ऊपर और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। मोस्ट कॉमनली जो लिम्फोसाइट अटैक कर रही है वो कहाँ कर रही है, स्किन के अंदर, बोन मेरो के अंदर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन तीनों टिश्यूज के अंदर ये क्या करती है, डैमेज करती है और इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो ये होती है अपनी ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। देखिएगा, लिम्फोसाइट कंटेनिंग ब्लड या ब्लड कंपोनेंट की वजह से हो रही है, 4 से 30 दिन के अंदर ये होती है। ठीक है, साथ के साथ इसमें क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स हमने ट्रांसफ्यूज की उसकी वजह से पेशेंट की जो स्किन, बोन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको वो क्या करती है, डैमेज करती है। नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इमीडिएट ट्रांसफ्यूज रिएक्शन। इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर साइन एंड सिम्टम्स कौन से आते हैं, देखिएगा एक इमेज दिखाई गई है आपको, इसकी किसी न किसी साइन एंड सिम्टम्स से रिलेटेड है। अभी देखते हैं अपन और बताते हैं आपको कि किस लिए यहाँ पे ऐड की गई और ये क्यों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन है चिल्स, डायफोरेसिस, हो सकता है पेशेंट को कपकपी हो या बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा हो, एक्सेसिव स्वेटिंग इज नॉन एज
डायफोरेसिस। नेक्स्ट वन है मसल्स एक, बैक पेन, चेस्ट पेन। मसल्स पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है और चेस्ट पेन हो सकता है। मसल्स एक के लिए जो टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है वो ली जाती है माइल्जिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है रेसेज, हाइव्स। हाइव्स देखिएगा, हाइव्स क्या होती है? राइज एडिमेटस पैचेज ऑन द स्किन। जो आपको इस इमेज में देखने को मिल रहे हैं वो क्या है? हाइव्स है। जब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और ऐसे पेशेंट की स्किन पे आपको अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होने की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ये एक एलर्जिक रिएक्शन का टाइप है। इचिंग एंड स्वेलिंग होने के चांसेस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन है रैपिड एंड थ्रेडी पल्स। बहुत ही तेज और बहुत ही बाउंडेड थ्रेडी पल्स आएगी। नेक्स्ट वन है टिंगलिंग एंड नबनेस। टिंगलिंग एंड नबनेस होने के चांसेज है पेशेंट की जो भी एक्सट्रीमिटीज है उनके अंदर। डिस्निया हो सकता है पेशेंट को, सांस लेने में दिक्कत हो, कपिंग, खांसी हो, विजिंग, जब सांस ले रहा है उस कंडीशन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से विजिंग्स अराइज होती है, उसमें पेशेंट को दिक्कत होने लग जाए। नेक्स्ट वन है पेलर एंड साइनोसिस। साइनोसिस ब्लूइश डिस्कलरेशन। पेलर का मतलब होता है पेल दिखने लग जाता है, वाइटिश कलर का दिखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पिंकिश वाइटिश कलर का दिखने लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन है एप्रीहेंशन, घबराहट होना। नेक्स्ट वन है हेडेक। ये वो देखने को मिल सकता है जब पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। हो सकता है पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो, डायरिया हो, ठीक है। तो वो सारे साइन एंड सिम्टम्स थे उस जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन थी उस नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर। अब देखते हैं हम साइन ऑफ ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इन एन अनकॉन्शियस क्लाइंट। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पहले तो हमने पढ़े थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, और अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं साइन और सिम्टम्स कहाँ चले गए? साइन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इन एन अनकॉन्शियस क्लाइंट, साइन ही क्यों, सिम्टम्स कहाँ चले गए? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जब भी आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो प्लीज़, जब भी आपको ये सवाल आपके सामने है, ये स्लाइड आपके सामने है, प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना। देखिए साइन ऑफ ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इन एन अनकॉन्शियस क्लाइंट। इन एन अनकॉन्शियस क्लाइंट देखिएगा ये पेशेंट क्या है, वो अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस होने की वजह से क्या होगा, वो हमें बोल के कुछ भी नहीं बता सकता है, ठीक है। अब जो कुछ होगा वो एक नर्स का ऑब्जर्वेशन होगा, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ये ऑब्जर्वेशन होगा। तो जो भी एक नर्स ऑब्जर्व करके जो देख रही है वो सारे होते हैं साइन। पेशेंट को साइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। पेशेंट आपको यही बोल सकता है मेरे को वोमिटिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, लेकिन आप वहाँ पे हाइव्स देख सकते हो, ठीक है। हाइव्स होने की एडिमेटस जो भी स्किन के रेसेज हो रखे हैं वो आप एज ए साइन वहाँ पे आप एज ए टूल आपके लिए वहाँ पे काम करते हैं। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को पकड़ सकते हो, ठीक है। तो साइन का मतलब हो गया जो एज ए नर्स या जो भी प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग हेल्थ प्रोफेशनल है वो ऑब्जर्व करते हैं, वो होते हैं साइन। और जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेशेंट जो बोल के बताता है वो सारे सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट वन है वीक पल्स। बहुत ही वीक पल्स देखने को मिल सकती है जब भी अनकॉन्शियस पेशेंट, हम यहाँ पे अनकॉन्शियस क्लाइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वीक पल्स हो सकती है, फीवर हो सकती है, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो सकता है, हाइपरपायरेक्सिया हाइपरथर्मिया होने के चांसेस रहते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नेक्स्ट वन है टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। टेकीकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है किसी पेशेंट के अंदर। ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और एन्यूरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ यूरिन। ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ के साथ विजिबल हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया क्या होता है? द अबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन दैट यूरिन। जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी तो ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमने कल की जो क्लास थी उसमें हमने स्टडी किया था कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है पेशेंट के अंदर तो हमें क्या करना है, हमारी हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमें ब्लड के सैंपल लेने, ब्लड और यूरिन के सैंपल लेने, ताकि हम ये विजिबल हीमोग्लोबिन यूरिया के बारे में आइडेंटिफाई कर सके, जिससे कि हमें ये पता लगे कि हीमोग्लोबिन वहाँ से निकल रहा है, यूरिन के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। आगे देखिएगा डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? देखिए डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है? दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर डे टू ईयर आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये रिएक्शन है वो कभी भी हो सकती है। मोस्ट कॉमनली ये इतना डिलेड, जैसे कि नाम से हमने को पता लग रहा है डिलेड है, तो हो सकता है 6 महीने बाद हो रही है, 3 महीने बाद हो रही है, 1 साल के बाद हो रही है, ठीक है। तो इनके अकर होने का, इनके अपीयर होने का कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। कई ईयर्स के बाद भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के कई सालों बाद भी हमें रिएक्शन, डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमें देखने को मिल
सकती है। ये डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हम कब पता लगाएंगे, पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तब हमें ये चीज़ पता लगेगी। नेक्स्ट वन है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब पेशेंट के अंदर डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर हुई है, अराइज हुई है, उस कंडीशन के अंदर हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उनके बारे में हम देखते हैं। फीवर देखने को मिल सकता है, माइल्ड जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, हो सकता है डिक्रीज हीमोक्रेटिक लेवल है, ब्रेकडाउन होगा हीमोलाइसिस का, उसकी वजह से हीमोक्रेटिक लेवल है वो भी डाउन चला जाएगा। जॉन्डिस है, ब्रेकडाउन होगा तो बॉडी जो हीमोग्लोबिन है उनको बाहर निकालने के लिए, हीम को बाहर निकालने के लिए उसका ब्रेकडाउन करेगी तो क्या हो सकता है, येलोइश डिस्कलरेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं अपन माइल्ड जॉन्डिस बोल देंगे। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं जब डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है। हम आगे स्टडी करते हैं नर्सिंग एक्शन इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एज ए नर्स हमें क्या काम करना है, एज ए नर्स हमें क्या करना है जब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो एज ए नर्स हमें क्या करना है। देखिए, इमीडिएटली स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे ही नर्स को लगता है कि पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गए, उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, नर्स को इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट वन है चेंज द आईवी ट्यूबिंग एंड कीप द आईवी लाइन ओपन विद द नॉर्मल सेलाइन। जैसा कि हमने कल की क्लास में, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने स्टडी किया है कि हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, उसके बाद चेंज द आईवी ट्यूबिंग। आईवी ट्यूबिंग्स को हमें क्या करना है, चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि इस ट्यूबिंग की वजह से भी हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो, तो ये ट्यूबिंग हमें क्या करनी है, ब्लड बैग और ट्यूबिंग दोनों हमें क्या करने हैं, ब्लड बैंक में जाँच के लिए भेजने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चेंज द आईवी ट्यूबिंग। जो भी आईवी ट्यूबिंग्स है उनको हमें चेंज करना है। साथ के साथ हमें आईवी लाइन को ओपन रखने के लिए, आईवी जो लाइन, आईवी जो कैनुला लगा रखा था उसको ओपन रखने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मल सेलाइन कनेक्ट करके उसको चलाना पड़ेगा ताकि आईवी लाइन ओपन हो सके। और इमरजेंसी में अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए बोले तो हम उस आईवी लाइन के थ्रू वो मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकें। यही पर्पज होता है आईवी लाइन को ओपन रख के नॉर्मल सेलाइन चलाने का। ठीक है, नेक्स्ट वन है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड ब्लड बैंक। ऐसी रिएक्शन होने के बाद हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है और ब्लड बैंक को भी इन्फॉर्म करना है। मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले हम पेशेंट के जो भी कंसल्टेंट है, जो भी डॉक्टर है, ठीक है, कंसर्न डॉक्टर है, उसको इमीडिएटली उनको कॉल करने लग जाए, ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो चल रहा है उसको स्टॉप करना है, स्टॉप करके नॉर्मल सेलाइन कनेक्ट करके नॉर्मल सेलाइन चलाना है। आईवी ट्यूबिंग चेंज करिए, उसके बाद नॉर्मल सेलाइन कनेक्ट करिए, नॉर्मल सेलाइन उसमें इन्फ्यूज़ करना शुरू कर देना ताकि आईवी लाइन है वो ब्लॉक ना हो और ओपन रहे। उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जो भी कंसर्न डॉक्टर है उसको हमें इन्फॉर्म करना है। साथ के साथ ब्लड बैंक के अंदर भी हमें इन्फॉर्म करना है कि ये ब्लड आज रिलीज़ हुआ था, यहाँ से रिलीज़ हुआ था, आपके ब्लड बैंक से इतनी बजे रिलीज़ हुआ था, और इसको ट्रांसफ्यूज़ करने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हुए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिले। नेक्स्ट वन देखिएगा, स्टे विद द पेशेंट एंड ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्टम। भाग के नहीं जाना है। मान लीजिए अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गए और आप डर जाओ, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आप ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर होकर के वहाँ से भाग जाते हो, ड्यूटी छोड़ के भाग जाते हो, नहीं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गए, पता नहीं पेशेंट को अब क्या होगा, ठीक है, पेशेंट के अटेंडर बजा देंगे मुझे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो स्टे करना है पेशेंट के साथ। क्यों स्टे करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उन सबको आपको क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको पेशेंट के साथ में रहना है और जो भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उनको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और ये देखना है कि पेशेंट के अंदर कोई ऐसा साइन तो नहीं मिल रहा जो पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अराइज कर दे, पेशेंट की जान जाने के चांसेस बन जाए। तो उस कंडीशन में नर्स हमेशा पेशेंट के साथ स्टे करे। नर्स स्टे विद द पेशेंट and observe the sign and symptoms that are critically or that are cause the life threatening condition for life. Next one, monitor the vital sign in every 5 minutes. रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, अब प्रॉपरली हमें वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। लेकिन जब हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू किया था तो हमने क्या किया था, जब ट्रांसफ्यूजन शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे कर रहे थे, उसके 15 मिनट बाद और 15 मिनट के बाद हम क्या कर रहे थे, हर 1 घंटे से ब्लड जो वाइटल साइन उनको मॉनिटर करते हैं। लेकिन बाय मिस्टेक या अनलकीली मान सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं कि अनलकीली पेशेंट के अंदर क्या हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के हर 5 मिनट में पेशेंट के हमें वाइटल साइंस चेक करने, ताकि हमें उसकी वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के बारे में पता चलता रहे। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर इमरजेंसी मेडिसिन एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, डॉक्टर आ जाता है, कंसर्न डॉक्टर आ जाते हैं। आने के बाद जो भी डॉक्टर हमें
कंसर्न डॉक्टर जो भी हमें मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए कहें, तो उस मेडिकेशन को हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना और एडमिनिस्टर करने के लिए तैयार रहना है। एज पर डॉक्टर ऑर्डर, अपने अकॉर्डिंग कभी कोई मेडिकेशन नहीं दे सकते अपन एज ए नर्स। टेक द ब्लड एंड यूरिन सैंपल फॉर लेबोरेटरी टेस्ट एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। ठीक है, नॉर्मली ब्लड और यूरिन सैंपल लिए जाते हैं। अगर हॉस्पिटल पॉलिसी में कुछ और सैंपल्स भी एडवाइजेबल हैं तो हम वो भी सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हमें क्या करना है, टेक द ब्लड एंड यूरिन सैंपल। लेबोरेटरी जांच के लिए हमें क्या करना है, सैंपल लेना है एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। नेक्स्ट वन है रिटर्न द ब्लड बैग एंड ट्यूबिंग टू द ब्लड बैंक। हमें क्या करना है, जो ब्लड बैग है जिसको लगाने के बाद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है वो, और जिस ब्लड बैग को जिस ट्यूबिंग से हम दे रहे थे उस ट्यूबिंग को हमें क्या करना है, ब्लड बैंक के अंदर रिटर्न करना है, ताकि और उनकी ब्लड बैंक के अंदर रिटर्न कर देना ताकि उनकी प्रॉपर जांच हो सके, और जांच होकर ये फाइंड आउट हो सके कि ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो क्यों अराइज हुई, कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से हुई है, कोई एलर्जन था, या कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई है, एवीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, इनकी वजह से अराइज हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ब्लड बैग और जो भी ट्यूबिंग्स थी जो ब्लड बैग के साथ हमने कनेक्ट करके हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट होता है, जिसको हमें क्या करना है, ब्लड बैंक को रिटर्न करना है। नेक्स्ट वन है डॉक्यूमेंट द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एक्शन टेकन बाय द हेल्थ केयर टीम एंड क्लाइंट रेस्पॉन्स। ठीक है, एज ए नर्स हमारी प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट करना है हमें जो भी इंसिडेंट हुआ है वार्ड के अंदर, जो भी इंसिडेंट हुआ है पेशेंट के अंदर, क्या इंसिडेंट हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है, तो उसकी हमें क्या करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रॉपर रिपोर्ट हमें उसकी लिखनी है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने के बाद एज ए हेल्थ केयर टीम हमने क्या एक्शन लिए, किस तरीके से हमने कोई जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन थी उनको हमने कैसे कंट्रोल किया, कैसे प्रिवेंट किया, कैसे हमने उनको हैंडल किया, वो सारा हमें रिपोर्ट के अंदर लिखना है, पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखना है। और हमें साथ के साथ ये भी नोट करना है इन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की वजह से पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था, और हमने जो मैनेजमेंट किए हैं, जो भी हमने एक्शन लिए हैं एज ए हेल्थ केयर टीम, उनके वजह से पेशेंट के अंदर उनकी कंडीशन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स में, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था, वो सारा हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर, पेशेंट की फाइल के अंदर, या पेशेंट के जो भी रिपोर्ट्स हैं उन सब में क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि ये हमारी एक प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है हमारे आगे आने वाली टीम के लिए बेनिफिशियल हो और वो उससे प्रिवेंट कर सके, पेशेंट की लाइफ को सेव कर सके। नेक्स्ट है नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे विद द क्लाइंट फॉर द फर्स्ट 15 minute of the transfusion of the blood and monitor the patient for sign and symptoms of transfusion reaction। इसमें ये बताया गया है कि जब हम फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या करना है, पहले 15 मिनट के अंदर क्या करना है, पेशेंट के साथ ही रहना है। ठीक है, वाइटल साइन वगैरह चेक करके उसके बाद हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कनेक्ट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट में जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसको हमें स्लो रेट से हमें इन्फ्यूज़ करना है, साथ के साथ हमें पेशेंट के साथ ही रहना है। और हमें पेशेंट के साथ रह के हमें ये ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट के अंदर कोई रिएक्शंस तो नहीं अपीयर हो रहे, कोई अराइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पेशेंट के अंदर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होंगे तो वो 50 ml ब्लड, जैसे ही पेशेंट के अंदर जो ब्लड बैग है उसमें से 50 ml इन्फ्यूज़ होगा, उतने में ही हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, 15 मिनट तक पेशेंट के पास खड़े रह करके, उसके साथ रह करके हमें पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो रिएक्शंस हैं उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साइन एंड सिम्टम्स अपीयर तो नहीं हो रहे। ठीक है, उसके बाद हम चाहें, मान लीजिए कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, तो हम जो भी डॉक्टर ने एडवाइस की है फ्लोरेट, उस फ्लोरेट से हम कर सकते हैं, फ्लोरेट से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो स्टे विद द क्लाइंट फॉर फर्स्ट 15 मिनट of the infusion of the blood and monitor the patient for sign and symptom for transfusion reactions. Next one है the first 15 minutes of the transfusion are the most critical and the nurse must stay with the client। जो पहले 15 मिनट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट होने के बाद, जो पहले 15 मिनट होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल 15 मिनट होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टाइम होता है, उसमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर होने के, अराइज होने के मैक्सिमम चांसेज होते हैं। ठीक है, तो उस समय एज ए नर्स हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के पास रहना है, पेशेंट के साथ हमें रह करके उसके जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसके साइन एंड सिम्टम्स को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट के अंदर कोई
जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उससे रिलेटेड कोई साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं अराइज हो रहे हैं। नेक्स्ट, आज की क्लास में इतना ही। आगे हमारी क्लास जो भी ये टॉपिक्स हैं, हमारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को लेकर के होगी। ठीक है, कंटिन्यू रहेगी हमारी क्लास। अगर मेरी क्लास आपको या मेरे जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन माय यूट्यूब चैनल, अगर वो आपकी नर्सिंग एग्ज़ाम से नर्सिंग रिक्रूटमेंट्स की प्रिपरेशन करने की, नर्सिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपको बेनिफिशियल है, आपको मेरी कंटेंट से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी नीडफुल पर्सनस हैं, नीडफुल स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ उन तक आप इसको पहुंचाएं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होकर के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट्स हो सके और उनकी तैयारी में उनको फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।